हेलो दोस्तों। तो आज हम सेट 30 से स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ लिया गया है, इसे मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया है। तो सूरत में अंग्रेजों को 1613 ईस्वी में कारखाना लगाने का फरमान जहांगीर ने किस कारण से जारी किया था। देखिए, किसी भी चीज़ के करने के लिए कुछ ना कुछ कारण होता है। यहीं पर इसको कारण ढूंढने का प्रयास किया गया है कि जहांगीर ने क्यों दे दिया आखिर सूरत में अंग्रेजों को। इसका आंसर है कि अंग्रेजों द्वारा जो था पुर्तगाली बेड़े को पराजित किए जाने के कारण, यानी कि जो था पुर्तगाली जो लोग थे, वह जो थे वो जो मुग़ल अंग्रेज सम्राट जो लगाते थे टैक्स, उसको वो लोग नहीं दे रहे थे। तो यानी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए उसका जो उसने जो हरा दिया था पुर्तगाली बेड़े को पराजित किया, तो उससे खुश होकर जो इन्होंने फरमान दे दिया कि भाई तुम भी अब कारखाना लगाओ, क्योंकि हमारा दोस्त बन गए अब तुम। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बाद में क्या होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी। प्रथम प्रेसिडेंसी मतलब एक एरिया है कि फर्स्ट उस एरिया में जहाँ पर वो शासन करते थे उस प्रेसिडेंसी। तो ये जो पहला प्रेसिडेंसी था वो सूरत था। तो हम लोग को पहले भी पता था कि जब वो कारखाना जो अंग्रेजों ने लगाया था पहले सूरत में ही लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। औरंगजेब ने सभी अंग्रेजों को गिरफ्तार करने और अपने साम्राज्य में सभी अंग्रेजी कारखानों को जब्त करने का आदेश जारी किया था। क्यों किया था? अब देखिए, जब पुर्तगाली लोग उसमें अब नहीं देते थे, अब जो थे अंग्रेज भी अंग्रेज भी मनमाना बदमाशी करने लगे थे। इसीलिए जो अंग्रेज औरंगजेब ने कहा था कि इनको भी अंग्रेजों को गिरफ्तार करो और सभी कारखानों को जब्त कर दो। इसने भी क्या किया, उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया, मुगल जहाज पर हमला भी कर दिया, साथ ही साथ फोर्टिफाइंग भी कर रहे थे, यानी किला भी बना रहे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपको सजेशन है कि आप इसको थोड़ा सा स्पीड में बढ़ाकर आप इसको देखिए तो और अच्छा लगेगा, जैसे 1.25 में आप देख सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि बंगाल से अंग्रेज निर्यात करते थे, यानी क्या एक्सपोर्ट करते थे। इसका आंसर है रेशम। यानी बंगाल से जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो जाता था वो सिल्क एक्सपोर्ट होता था। नमक तो वहाँ नहीं बनता था, ठीक है, चीनी भी नहीं वहाँ बनता था, लेकिन रेशम का एक्सपोर्ट ज़्यादा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1757 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध सिराजुद्दौला के अभियान का तत्कालिक कारण क्या था। यानी अब क्या था कि कुछ कुछ मुगल बादशाहों को पता चला था कि कुछ अंग्रेज गलत कर रहे थे, बाकी सब तो बाकी से कुछ जो मुगल सम्राट थे वो अंग्रेज के साथ में हो गए थे। बाद में तो खैर वो नाम मात्र का थे, तो उनको वो जो थे अंग्रेज द्वारा अपनी वस्तुओं पर टैक्स न देते। इनको भी पता चला कि जो टैक्स नहीं दे रहे हैं अंग्रेज, तो ये भी जो है अंग्रेज के विरुद्ध हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बंगाल में कंपनी के नियंत्रण को वैधानिकता कैसे प्राप्त हुई। यानी वहाँ पर पहले जो मुगल साम्राज्य ये जो था, ये मान लीजिए इसको जब अंग्रेज का युग स्टार्ट होने वाला था उस समय क्या था कि वैधानिकता दिया जा सकता था, तभी वहाँ पर कोई व्यापार कर सकते थे या कोई कंपनी लगा सकते थे। तो वो क्या करते थे, मुगल सम्राट उस समय सर्वोच्च था, तो मुगल सम्राट से वैधानिकता कब प्राप्त हुआ अंग्रेजों को, तो फरवरी 1765 में निजामुद्दौला से हुई संधि। जब अंग्रेजों के साथ जो लड़ाई हुआ था तब उसमें जब हार गए थे तब जाके संधि हुई और वहाँ इनको वैधानिकता प्राप्त हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1767 से 1769 ईस्वी के प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुई त्रिशक्ति संधि में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं हुआ था। यानी कि डी, मराठा लोग नहीं हुए थे। तो फर्स्ट जो अलायंस बनाया था, कौन बनाया था? उस समय हैदर अली ने बनाया था। उसने सोचा कि मराठा को साथ में लेकर जो साथ में युद्ध करेंगे, लेकिन मराठों ने मना कर दिया था। तो नेक्स्ट चलते हैं। टीपू सुल्तान अपने समकालीनों से कई मामलों में आगे था। क्यों आगे था? इसका आंसर है उपयुक्त सभी। मतलब हुआ क्या था कि वह अंग्रेजों द्वारा भारतीय शक्तियों के लिए प्रस्तुत संकट जानता था। उसको पता चल गया था कि ये जो अंग्रेज आए हैं ये इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, दूसरा है
वह जानता था कि बिना सैनिक शक्ति अगर नहीं रहेगा हमारे पास में ये, तो हमें कोई भी उस दबा सकता और कोई भी हमारे ऊपर अधिकार कर सकता था। नेक्स्ट क्या है कि आधुनिक व्यापार उद्योगों के महत्व को भी वो समझता था। वो जानता था कि बिना इंडस्ट्री के, बिना व्यापार के जो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए जो है चारों हो गए आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के बाद अंग्रेजों ने शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार किससे प्राप्त किया था? अवध के नवाब। यानी जब बंगाल पर अधिकार हो गया, जब लड़ाई करके अंग्रेज जीत गए, तो उसने क्या किया, बोला कि नहीं अब हम टैक्स नहीं देंगे, अब टैक्स फ्री व्यापार करेंगे, कुछ नहीं टैक्स देंगे आपको। फिर बाद में क्या हुआ, जब बंगाल पर जो अधिकार हो गया तो देन जो है अब अवध के नवाब से भी उन्होंने टैक्स फ्री का सर्टिफिकेट ले लिया। और बाद में फिर अवध को जो है बोला गया था कि आप लोग शासन नहीं चला सकते हैं अच्छी तरह से, मतलब कुशासन का आरोप लगा के डलहौजी ने फिर 1856 ईस्वी में इसको हथिया लिया था हड़प की नीति के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रंजीत सिंह ने 1806 में लाहौर की संधि किससे संपादित की जिससे उसे सतलज के उत्तर में विस्तार की स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो ये इसका आंसर तो आप जानते होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में 1806 में लाहौर की संधि किया गया था। लाहौर की संधि किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन डलहौजी का अपहरण नीति का शिकार नहीं हुआ था? डलहौजी की जो थी हड़प की नीति थी, वो बस किसी न किसी तरीके से हड़प देता था, तो उसमें से ये मैसूर बच गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के हरकंडा उद्योग पर अंग्रेजों द्वारा पहला गंभीर प्रहार क्या था? यानी कि अंग्रेज की जो नीति बन गई थी कि इंडियन का जो उद्योग है, इंडस्ट्री को, उसको ख़त्म कर दो ताकि उनका इंडस्ट्री से जो बना माल है, जो मशीन से जो माल बन रहा था उसकी बिक्री हो। क्योंकि उस समय जो थे इंडिया के जो इंडस्ट्री थे, कुटीर थे, हाथ से बनाने वाले थे, कारीगर थे, कलाकार थे, तो इनकी बिक्री जो है बहुत अच्छी होती थी, इनका एक्सपोर्ट जो है विदेशों में होता था। अंग्रेज को तो यहाँ पर शासन करना था और अपना फ़ायदा जमाना था, इसलिए ये क्या किया इन्होंने, सबसे पहले बुनकरों पर निर्देशित मूल्य पर अपनी वस्तु बेचने के लिए बात किया। उसने जो बुनकरों पर सबसे पहले क्या किया, इनका सामान को ज़्यादा महंगा कर दिया अपना इंडस्ट्री के सामान के द्वारा। फिर उनके ऊपर जब वो उनको पूंजी नहीं मिल रही थी, क्योंकि सामान बिकेगा तभी तो उनको पैसा आया, लाभ ही नहीं कमा सकते थे, फिर इसको क्या करते थे अंग्रेज, पूंजी देते थे। फिर पूंजी देते थे तो बोलते थे कि एक कंडीशन लगाते थे कि भाई जो भी मैं प्राइस फिक्स करूँगा उसी प्राइस पर बेचना है तुमको। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फिर है कि महालवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? महालवाड़ी व्यवस्था जो थी यह गलत है, यानी कि यह अन्य दो व्यवस्थाओं के सुधार स्वरूप अपनाई गई स्थायी व्यवस्था नहीं थी। ये क्या था, जो दो व्यवस्था जो था, जो परमानेंट सेटलमेंट था, ठीक है, तो वह जो थे उसके साथ में ये उसी समय लागू किया गया था। रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और स्थाई जिसको बोलते हैं, इसको जमींदारी भी बोला जाता था। ये मतलब उन दोनों के प्रयास के, ये तीसरा नहीं था कि ये दोनों असफल हो गए इसलिए इसको महालवाड़ी को लाया गया था, बल्कि उसी समय कुछ एरिया में महालवाड़ी था, कुछ एरिया में रैयतवाड़ी था और कुछ एरिया में जैसे बंगाल एरिया में अस्थाई बंदोबस्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नए जमींदारों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नए जमींदार जो थे वह केवल किराया वसूलने वाले अनुपस्थित व्यापारी थे, मतलब ये सही नहीं, ये गलत है। नए जमींदार वाले अनुपस्थित नहीं थे, वो जो थे वहाँ पर जो अपने मालिकाना हक टाइप का रखते थे क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंग्रेजी राज के समय भारत के आर्थिक पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही नहीं है? यानी कि ये कारण जो है सही नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। भारत में योग्यता और तकनीकी कुशलता की कमी, योग्यता की कमी भारत में कभी नहीं थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्रिटिश भारत के समय में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने प्रकट किया था?
ये हमारा पिछला क्वेश्चन में भी कवर हुआ है। इसमें ये थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। यह जो इन्होंने जो तो किया 2 मई 1866 ईस्वी में 67 ईस्वी में लंदन में आयोजित हुआ था एक इंडियन एसोसिएशन की बैठक। उसमें जो शीर्षक था इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। इसमें भी उन्होंने बोला था कि ये थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रॉन की संज्ञा दी थी। उन्होंने बोला था कि भारत का धन जो है बाहर जा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ में उन्होंने और बहुत सारे जो निबंधात्मक लेख है उसमें लिखे थे, जैसे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द बॉन्ड्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। इसमें भी उन्होंने दिया था। इसके साथ साथ एक और थे राणा डे। राणा डे भी MG राणा डे, मतलब महात्मा गोविंद राणा डे। इन्होंने भी भारतीय पूंजी और संसाधनों को बोला था कि ये बाहर जा रहा है, और उन्होंने बोला था कि राष्ट्रीय पूंजी का 1/3 हिस्सा, इसमें ध्यान दीजिएगा, कभी स्टेटमेंट अगर आ जाए तो 1/3 जहाँ हो मतलब समझ लीजिएगा कि ये राणा डे ने बोला है। 1/3 हिस्सा किसी न किसी रूप में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत के बाहर लेके जाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्रिटिश राज के समय में भारत में भयानक गरीबी के कारण निम्नलिखित में से क्या नहीं था। यहाँ पर जो नहीं वाला क्वेश्चन है ना, उस पर ध्यान देना जरूरी है। नहीं वाला एकदम ध्यान दे के बनाना होता है जब भी कोई परीक्षा आप एग्जाम दे रहे हैं तो। इसमें से क्या है कि भारत में विदेशी पूंजी का लगना, भारत में विदेशी पूंजी लग रहा था, इसका कारण नहीं था गरीबी। गरीबी जो था ये कृषि उत्पादन और देसी उद्योग का क्षरण। इंडस्ट्री नहीं है, कृषि का उत्पादन ही नहीं हो रहा, तो गरीबी तो आएगा ही ना भाई। अनाज नहीं रहेगा तो फिर वो बहुत महंगा ही बिकेगा, या फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा दूसरी जगह से। आधुनिक उद्योगों का अपर्याप्त विकास, वही हो गया हाई टैक्सेशन, मतलब जब टैक्स ज़्यादा ले रहा है, पैसा तो इधर है ही नहीं, खाने पीने का सामान नहीं है, महंगा में खरीद रहे हैं, साथ साथ में टैक्स भी लग रहा है, इसलिए गरीबी ज़्यादा है थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसने कहा एक धर्म, एक जाति और मानवता के लिए एक ईश्वर। ये थे श्री नारायण गुरु। इनका एक इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, इनका जो जन्म था वो इजवा परिवार में हुआ था। इजवा जो जाति जो होती है, इजवा जाति जो थी वो अपनी सामाजिक संस्कृति को शैक्षणिक उद्देश्य के मतलब कि शैक्षणिक के लिए जानी जाती है। तो मतलब यह एक चैंपांजांती के एक निर्धन परिवार में था। यह जो था एक जाति थी, ठीक है, निम्न वर्ग की थी। ठीक है, तो इसके कल्याण के लिए उन्होंने क्या किया था, सामाजिक सांस्कृतिक और शैक्षणिक विकास के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। और एक जो है श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की थी। कभी कभी क्वेश्चन आता है इनके नाम से ही, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम के। और केरल में भी उन्होंने अस्पृश्यता के विरुद्ध में बहुत ही काम किया था, अस्पृश्यता के में से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 1854 में सर चार्ल्स वुड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की डिस्पैच को ये कहा गया था मैग्ना कार्टा। तो इसके साथ साथ में और भी चीज़ें थी। ये मैग्ना कार्टा क्यों इम्पोर्टेंट थी, तो इसमें क्या क्या था थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि इसमें कि देसी भाषा के बारे में बात की गई थी, स्त्री शिक्षा के बारे में बात की गई थी, स्त्री शिक्षा के बाद इसमें ही टीचर ट्रेनिंग की बात की गई थी कि टीचर ट्रेनिंग जो है दिया जाए। ठीक है, इसी में अनुदान की व्यवस्था के लिए सिफारिश की गई थी कि भाई शिक्षा के लिए भी कुछ पैसा दो। तभी जो 1913 में जो है फिक्स किया गया था कि 1 लाख रुपए हम प्रति वर्ष खर्च करेंगे अंग्रेजों के द्वारा। साथ ही साथ में कुछ जैसे 5 प्रांत में जन शिक्षा विभाग जो है जन शिक्षा विभाग को बनाया गया था, स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बाद ही फिर कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में जो है 3 यूनिवर्सिटी बना था। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह जो चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन की कल्पना राजा राम मोहन राय ने समय से पहले की थी। तो राजा राम मोहन राय के लिए हमारे पिछला वीडियो में भी देख लीजिए, बहुत अच्छी तरह से डिस्कशन किया गया है। और अभी जो है
हमारे वेबसाइट पर भी आप जाके विजिट कीजिए और उसमें आपको इसका जो है एक्सप्लेनेशन के साथ में मिलेगा, वहाँ पर आप पढ़िए, उसका नोट्स बना सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। तो इन्होंने जो क्या क्या किया था, तो इन्होंने एक फ़ारसी पुस्तक लिखा। ये बहुत ही बड़े विद्वान थे, ठीक है। तो फ़ारसी पुस्तक जो है तुहफ़तुल मुहब्बतीन रखा। उसने बोला कि मूर्ति पूजा क्यों करते हो, मतलब वो मूर्ति पूजा के विरुद्ध में उन्होंने लिखा था, बहुदेववाद पर लिखा था, ठीक है। फिर इन्होंने क्रिश्चियन के लिए भी एक बुक लिखा था, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। फिर इसके साथ साथ में इन्होंने समाचार पत्र भी निकाला था, जैसे संवाद कौमुदी जो था वो बंगला में था, संवाद कौमुदी जो था बंगला में था। फिर मिरातुल अखबार जो था वो अपना फ़ारसी में था। फिर इन्होंने क्या किया, सती प्रथा के विरुद्ध भी काम किया, बाल विवाह के विरुद्ध भी इन्होंने आंदोलन किया, साथ साथ में स्त्री शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने बोला कि हिंदी में नहीं भाई, अंग्रेजी में पढ़ा करो, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा करो, ठीक है। फिर इन्होंने बहुत सारे संस्था की स्थापना की, जैसे 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा बनाई। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता है ये क्वेश्चन जो है आता है। आत्मीय सभा बनाया। फिर 1816 में उन्होंने क्या, वेदांत कॉलेज बनाया, वेदांत कॉलेज की स्थापना की। फिर 1819 में भी बनाते हैं, कुछ ना कुछ स्थापना कर ही रहते हैं। यूनिटेरियन सोसाइटी बनाया था। फिर 1828 में ये जो है लोकप्रिय है, ब्रह्म समाज की स्थापना भी इन्होंने की थी, ठीक है। फिर 1830 में इंग्लैंड गए और 1833 में ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये बहुत ही राजा राम मोहन राय जो है इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिखाई दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ था? तो ये केशव चंद्र सेन थे, उन्होंने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, ठीक है। इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है समाचार पत्र है, इनको ध्यान दीजिएगा, द इंडियन मिरर, द इंडियन मिरर, ये इनके समाचार पत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्तरी प्रांतों के साथ साथ 1857 ईस्वी के विद्रोह में मुंबई और चेन्नई क्यों नहीं सम्मिलित हुए थे? तो उसका कारण था कि ब्रिटिश प्रशासन के केंद्र कलकत्ता पर थे, तो बहुत दूरी था, अब दूरी था, इसीलिए वे सम्मिलित नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के पूर्व सिपाहियों के असंतोष के कारणों में सबसे गंभीर कारण क्या था? सबसे गंभीर कारण प्रमोशन और वेतन का प्रश्न था। देख लीजिए, पैसा ही था उस समय। अगर उन लोगों को, मेरे ख्याल से लगता है कि अगर अंग्रेज सबको प्रमोशन देते और वेतन देते तो इंडियन इतने भी उनको मतलब कि विद्रोही नहीं होते। दैट मीन्स कि ज़्यादा लड़ाकू नहीं होते थे कि उस समय उनको वो लड़ाकू करते। प्रमोशन नहीं दे रहे थे, अब वेतन भी नहीं दे रहे थे, इसलिए लड़ाई कर दिया, क्योंकि ये ह्यूमनिटी का पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1857 ईस्वी में लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जो वहाँ रहेगा, तो लखनऊ में बेगम कौन थी? हजरत महल थी। हजरत महल ही जो थे विद्रोह का नेतृत्व किया था। साथ ही कई लोग भाग भी जाते हैं, लेकिन उन्होंने विद्रोह का रास्ता चुना था। तो यहाँ पर जो थे, फिर 1856 में पहले ही जो है हड़पने का, डलहौजी ने क्या किया था, हड़प लिया था। तो विद्रोह तो होना था, तो विद्रोह में उन्हें क्या हुआ, साथ हो गई। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो बेगम हजरत महल साथ में हो गई। फिर उन्होंने क्या किया था, बाजिद अली शाह के साथ विद्रोह किया था। उन्होंने क्या किया था, अपना जो बेटा बिरजिस कादिर, मतलब इसको उन्होंने अवध का नवाब घोषित कर दिया था। बाद में फिर क्या हुआ कि लड़ते लड़ते उनको नेपाल भागना पड़ा। एक क्वेश्चन ये भी आता है इनसे रिलेटेड कि कौन सी विद्रोही थी जो नेपाल भाग गए थे, नेपाल में उसकी मृत्यु हो गई। तो ये ध्यान रखिएगा कि बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट है इस सीरीज में। तो चांदनी चौक दिल्ली में 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना किसकी थी? ये थे रास बिहारी बोस। ये थोड़ा सा डाउट वाला क्वेश्चन था, क्योंकि कहीं कहीं लग रहा था सचिंदर दनियाल था। यहाँ पर देखिए कि योजना के बारे में बोल रहे थे, ये रास बिहारी बोस, ठीक है। रास बिहारी बोस जो थे, यह बम फेंकने की इसकी योजना थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी कभी
कन्फ्यूजन वाला आ जाता है, रास बिहारी घोष भी हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया था, या फिर सुभाष चंद्र बोस, तो यह जो थे ये बहुत ही क्रांतिकारी गतिविधि से जुड़े हुए थे, ठीक है। उस समय जब इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था, किसी तरह से बच के निकल गए थे। फिर 1942 में टोक्यो में जाकर वहाँ पर भारतीयों का सम्मेलन बुलाया था। फिर बैंकॉक में उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी, ठीक है। यही वाला इंडियन इंडिपेंडेंट लीग जो था, उनको उन्होंने भारत सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था, जो कि बाद में फिर आज़ाद हिंद फौज, यही जो इंडियन इंडिपेंडेंट लीग जो थी, यह फिर आज़ाद हिंद फौज बन गई बाद में, ठीक है। फिर 1945 में जापान में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से 25 क्वेश्चन हमने ख़त्म किए। तो अभी तक हम लोग 750 क्वेश्चन पूरा कर चुके हैं। प्लीज़ अच्छा लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इतना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।